सीटेट दिसंबर सन 2022 के लिए उर्दू पेडागोजी की लगातार क्लासेस आप लोगों को दस्तयाब कराई जा रही हैं। पिछली 4 वीडियोस में हमने सीटेट के उर्दू के नए सिलेबस के मुताबिक पहले चैप्टर लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन यानी कि ज़बान की आमोजिश और हुसूल याबी, जिसे हम हिंदी में भाषा अधिगम और अर्जन कहते हैं, उसको डिस्कस किया। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड पिछले साल जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा जा रहा है देख रहे हैं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ज़बान के उस्ताद को क्या करना चाहिए कि तालिब इल्म अपनी माफिल ज़मीर की अदायगी पूरी तौर से कर सके। एक टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चा अपनी जो अभिव्यक्ति है वो सही से कर सके, जो कुछ उसके मन में है वो अच्छे से टीचर के सामने या फिर क्लासरूम में वो अदा कर सके। इस बात को यकीनी बनाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, क्या तालिब इल्म को मादरी ज़बान में उसकी मातृभाषा में मदर टंग में बातचीत करने के लिए कहना चाहिए, या फिर तालिब इल्म को बातचीत के लिए हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल, रियल लाइफ जैसा एटमॉस्फेयर उसे देना चाहिए, या फिर तालिब इल्म से कवायद की मश्क करने के लिए यानी कि ग्रामर की प्रैक्टिस करने के लिए कहना चाहिए, या तालिब इल्म से अंग्रेज़ी में बात करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो अगर एज ए टीचर आप चाहते हैं कि तालिब इल्म अपनी माफिल ज़मीर की अदायगी पूरी तौर से कर सके तो आपको बच्चों को बातचीत के लिए हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल, ठीक है, वास्तविक जीवन जैसा वातावरण आप उसे फराहम करेंगे तो तालिब इल्म अपनी माफिल ज़मीर की अदायगी पूरी तौर से कर पाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि मुख्तलिफ मज़ामीन की आमोजिश में तालिब इल्म की मादरी ज़बान का इस्तेमाल यानी कि दूसरे सब्जेक्ट में अगर आप बच्चे की मदर टंग का यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या होगा। मान लीजिए कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या फिर हिंदी पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप साइंस या सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं और आप उसमें बच्चे की मादरी ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, क्या बेहतर आमोजिश में मदद मिलेगी यानी कि अच्छी लर्निंग होगी, या फिर दूसरी ज़बानों और मज़ामीन की आमोजिश में रुकावट के तौर पर काम करेगी, या दूसरी ज़बानों की आमोजिश में मुखिल यानी कि खलल पैदा करेगी, या अंग्रेज़ी के क्लासरूम में इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो याद रखिए दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट हो अगर आप उसमें बच्चे की मादरी ज़बान का इस्तेमाल कर देंगे तो बच्चा आसानी से सीख पाएगा, उसके सीखने में फितरीपन आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ मज़ामीन की आमोजिश में तालिब इल्म की मादरी ज़बान का इस्तेमाल बेहतर आमोजिश में मुआविन होगा। अगर आप बच्चे की मादरी ज़बान का इस्तेमाल करेंगे तो लर्निंग जो होगी वो इफ़ेक्टिव और परमानेंट होगी। अगला सवाल यह है कि ज़बान सीखने के रस्मी तरीक़ों में दर्ज झेल में से क्या शामिल नहीं है। ज़बान सीखने का एक होता है गैर रस्मी तरीक़ा और एक होता है रस्मी तरीक़ा। गैर रस्मी तरीक़ा जो होता है, जैसे हम अपने घर वालों से, अपने वालिदैन से सुन के जो मादरी ज़बान सीख लेते हैं बिना किसी कोशिश किए, वो होता है हमारा गैर रस्मी तरीक़ा। और जब टीचर हमको पढ़ाता है या फिर किसी एक फिक्स एम के ज़रिए हमको ज़बान सिखाई जाती है तो वो रस्मी तरीक़ा होता है। तो उस्ताद, लैब और स्कूल ये तीनों जो हैं वो रस्मी तरीक़ों में शामिल हैं, लेकिन घरेलू माहौल ज़बान सीखने के गैर रस्मी तरीक़ों में शामिल है। तो यही हमारा जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कि माँ बाप बच्चों के ज़रिए बोले जाने पर किस तरह की गलतियाँ सुधारते हैं। मान लीजिए कि कोई आपका छोटा बच्चा है और वो गलत बोल रहा है तो आप
बच्चे के ज़रिए जो बोलने जाने वाली ज़बान है जो कि गलत बोली जा रही है, उसमें आप कवायद से मुतल्लिक गलतियाँ सुधारते हैं, या फिर जुमला से मुतल्लिक, सेहत से मुतल्लिक यानी कि सही बोल रहा है या गलत, या फिर तकलीद से मुतल्लिक। तो जो छोटा बच्चा होता है वो माँ बाप से तकलीद करके, अनुकरण करके, इमिटेशन से ही ज़बान सीखता है। तो माँ बाप बच्चों के ज़रिए बोले जाने पर जो तकलीद से मुतल्लिक गलतियाँ होती है उनको सुधारते हैं। डी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि दर्ज झेल में से कौन सा अमल ज़बान सीखने में बच्चे की मदद करता है? लैंग्वेज लर्निंग में कौन सा प्रोसेस हेल्पफुल होगा? ऐसा माहौल जहां बच्चे को बोलने नहीं दिया जाए। दूसरा है दूसरे बच्चों के साथ खेलना। तीसरा ऑप्शन है बड़ों की बातचीत सुनना। और चौथा है बच्चों को सही जुमला दोहराने को कहना। अब कौन सा अमल ज़बान सीखने में मदद करता है? पहला, अगर बोलने ही नहीं दिया जाएगा तो इससे तो बच्चा ज़बान सीख ही नहीं पाएगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है दूसरे बच्चों के साथ खेलना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप छोटे बच्चों को दूसरों बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ देंगे तो वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करेंगे, तख़य्युल ख़यालों तबादला ख़याल करेंगे। तो इससे बच्चों को ज़बान सीखने में मदद मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है। सिर्फ बड़े की बात सुन के इससे बच्चा ज़बान नहीं सीख पाएगा, और जुमले को बस दोहराया इससे भी बच्चा उतनी अच्छे से ज़बान नहीं सीख पाएगा जितना दूसरे बच्चों के साथ खेलने से सीखेगा। दूसरे बच्चों के साथ जब वो खेलने जाएगा तो उसका इंटरेक्शन दूसरे बच्चों से होगा। ठीक है। बातें वगैरह करेगा, दूसरों की बातें सुनेगा। तो दूसरे बच्चों के साथ खेलने का ये जो अमल है ये ज़बान सीखने में बच्चे की मदद करता है। अगला सवाल कि दूसरी ज़बान की आमोजिश की शुरुआत अमूमन किस तरह से की जाती है? सेकेंड लैंग्वेज की लर्निंग मानी से शुरू होती है, तफहीम से, खुद तज्जिया यानी कि सेल्फ एनालिसिस से, या फिर सही गलत की जांच से। तो दूसरी ज़बान की जो लर्निंग है सेकेंड लैंग्वेज की वो मीनिंग से, माना से शुरू होती है। ठीक है। हम मानी समझते हैं पहले, तभी हम दूसरी ज़बान की आमोजिश शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मानी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कि ज़बान की हुसूल याबी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? पूरा चैप्टर इसी पे मबनी है। मैंने लैंग्वेज एक्विजिशन कई बार आपको बताया है। ऑप्शन है इंसानी दिमाग की बेशुमार सलाहियतों की वजह से ज़बान सीखने के अमल को जारी रखना। क्या ये ज़बान की वसूलियाबी होती है? या फिर ज़रूरत के मुताबिक ज़कीर अल्फाज का इस्तेमाल करना। या तीसरा ऑप्शन है माहौल की हौसला अफजाई करने के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे ज़बान सीखते हैं। चौथा ऑप्शन है ग्रामर का तज्जिया किसी ज़बान को जामे करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ते नज़र है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन हमारे माइंड में एक ऐसा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर फिट होता है जिसकी मदद से हम गैर फितरी तौर पर अनजाने में ज़बान को सीखते रहते हैं। तो यही लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। तो जब इंसानी दिमाग की बेशुमार सलाहियतों की वजह से ज़बान सीखने के अमल को जो जारी रखा जाता है उसी को लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि ज़बान की हुसूल याबी, जिसे हिंदी में भाषा अर्जन कहते हैं, वो होता है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल कि इब्तिदाई ज़बान इब्तिदाई शक्ल में क्या थी? स्पोकन थी, या फिर सिंबॉलिक थी, या फिर ग्रामेटिकल थी, या फिर रिटेन थी? इब्तिदाई सतह में इब्तिदाई शक्ल ज़बान की क्या थी? शुरुआत में इशारे से ही बातें होती थी। जब ज़बान पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी, लिखना लोगों ने नहीं सीखा था, तो इशारों में ही बातें होती थी। तो ज़बान इब्तिदाई शक्ल में इशारती ज़बान थी, सिंबॉलिक लैंग्वेज थी। अगला सवाल ये कि ज़बान की क्लास में तामीराती निज़ाम यानी कि कंस्ट्रक्टिव जो अप्रोच है उसका क्या मतलब होता है? संरचनात्मक दृष्टिकोण भाषा की कक्षा में क्या होता है? ऑप्शन है तलबा अपनी ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ेकार को तैयार करते हैं, उस पर अमल करते हैं। क्या ये होता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच? या फिर तालिबे इल्मों को मुख्तलिफ अक़साम का मुतालिया करने की तरगीब, क्योंकि वो इससे अच्छी तरह
किसी मसला के हल पर पहुंचते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि तलबा को उस्ताद की जानिब से सहूलियत दी जाती है कि वो अपने नज़रियात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मीडिया का इस्तेमाल कर सके। चौथा ऑप्शन है तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के तजर्बा शुदा शय और अक्कासी के ज़रिए ज़बानी महारतों में इजाफ़ा करते हैं। तो ज़बान की क्लासरूम में जो तामीराती निज़ाम होता है, ऐसा निज़ाम होता है जिसमें बच्चे खुद से अपने सीखने के मेथड को क्रिएट करते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, यानी कि तलबा अपनी ज़ाती तौर पर सीखने के तरीके को तैयार करते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो वो अप्रोच आपका कंस्ट्रक्टिव अप्रोच यानी कि तामीराती निज़ाम कहलाता है। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल कि बच्चे ज़बान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये कौल किसका है? तो मैंने जब आपको चौमस्की के बारे में बताया था तो मैंने आपको कई बार याद दिलाया था कि बच्चे ज़बान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं या बच्चे में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है। ये जो कौल है वो चौमस्की का है। चौमस्की ने लैड का जो कंसेप्ट है LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कहा जा रहा है कि इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं? प्राइमरी लेवल पे जो कहानी और नज़्म है वो क्यों ज़रूरी है? नज़म और कहानी मशहूर तख्लीकार की होनी चाहिए या फिर मुफीद होनी चाहिए यानी कि आपकी हेल्पफुल होनी चाहिए, या फिर नज़म और कहानी ज़ख़ीरा अल्फाज से यानी कि उसमें वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर मुख्तलिफ़ शय के नामों और मिसालों से ज़बान की वजाहत होनी चाहिए। बताइए कि इब्तदाई सतह पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर अगर हम बच्चों को कहानी और नज़म सुनाते हैं तो वो कैसी होनी चाहिए? तो जो ऐसी नज़म और कहानी होनी चाहिए जो मुख्तलिफ़ शय के नामों और मिसालों से लैंग्वेज को एक्सप्लेन करती हो, ज़बान की वजाहत करती हो। तो यहाँ पे हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि मिंदरजा झेल में से किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं है? ऑप्शन है ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। तो मुख्तलिफ़ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी है। ज़बान के मुख्तलिफ़ मौक़े जानने के लिए ये भी ज़रूरी है। ज़बान को समझने के लिए ये भी ज़रूरी है। लेकिन अंदरूनी आवाज़ जो हमारी इनर स्पीच है उसको सुनने और बोलने के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं है। अंदरूनी आवाज़ जो हमारे मन में ही है उसको समझने के लिए, ठीक है, सीखना ज़रूरी नहीं है ज़बान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कि मिंदरजा झेल में से कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक़ से सही नहीं है? चार ऑप्शन हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सा सही नहीं है ये हमको पता लगाना। पहला ऑप्शन है मस्नूई ज़बान तज्ज़िया की तरफ जाती है। दूसरा ऑप्शन है हर ज़बान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है। तीसरा ऑप्शन है ज़बान का ताल्लुक़ तहज़ीब व तमद्दुन से है। ज़बान सादगी से पेचीदगी की तरफ जाती है। अगर चारों ऑप्शन में गौर करें तो ये तो बात सही है कि हर ज़बान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है। कोई दाहिने से बाएँ लिखी जाती है, कोई बाएँ से दाएँ लिखी जाती है ना। ज़बान का ताल्लुक़ तहज़ीब व तमद्दुन से होता है, सही बात है। बिना कल्चर के लैंग्वेज डेवलप नहीं हो सकती। और ज़बान सादगी से पेचीदगी की तरफ भी जाती है यानी कि सिंपल टू कम्प्लेक्स जाती है, लेकिन मस्नूई ज़बान तज्ज़िया की तरफ जाती है, ये बात सही नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा मस्नूई ज़बान तज्ज़िया की तरफ जाती है, ये बयान ज़बान के ताल्लुक़ से सही नहीं है। अगला सवाल की ज़बान में मोतबर तालीम का मकसद पूछा जा रहा है। ऑप्शन एक है तालिब इल्म में खुद एतमादी यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना। दूसरा है तलबा की इब्तदाई गलतियों की जो शुरुआती जो मिस्टेक्स हैं उनका करेक्शन करना, तलबा तालीमी गलतियों का सुधार करना, या फिर चौथा ऑप्शन है सभी। तो ज़बान में मोतबर तालीम का मकसद खुद एतमादी पैदा करना भी है, गलतियों को सुधारना भी है, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन ये सभी हमारा सही जवाब होगा। अगला और आखिरी सवाल जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है, ध्यान से देखेंगे। कहा जा रहा है कि रेहाना जो कि जमात हफ्तों में ज़बान की उस्तानी है, एक टीचर है जो क्लास 6 में पढ़ाती है। वो तलबा को पहले जुमले के मुख्तलिफ अज्जा को वाज़े करती है। एक सेंटेंस है, ठीक है,
सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं पहले उनको वो समझाती है, ठीक है। उसके बाद क्या करती है, फिर अज्जा की आमेज़िश सिखाती, यानी कि अलग अलग जो पार्ट उसने सिखाए आखिर में सबको मिला देती है, ठीक है, ताकि तलबा बेहतर ढंग से समझ सकें कि वो समझाना क्या चाहती है, तो वो किस उसूल की पाबंदी कर रही है। पहले क्या कर रही है, कोई भी सेंटेंस को अलग अलग करके एक एक एक्सप्लेन कर रही है, और फिर जब सेंटेंस के अलग अलग पार्ट बच्चे समझ लेते हैं तो उनको एक में मिला के पूरे सेंटेंस को बच्चों को पढ़ा देती है। तो क्या वो इस्तिक़राई से इस्तिख़राजी तरीका यानी कि फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव जा रही है, या फिर वो मक़रून से मुजर्रद की तरफ यानी कि फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट जा रही है, या फिर वो मालूम से नामालूम की तरफ यानी कि फ्रॉम नोन टू अननोन जा रही है, या फिर वो तज्ज़िया से आमेज़िश की तरफ, ये तज्ज़िया होगा, ठीक है, तज्ज़िया से आमेज़िश की तरफ जा रही है, यानी कि फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस कर रही है। तो पहले सेंटेंस को अलग अलग, सेंटेंस के पार्ट को अलग अलग करके समझाती है, फिर सबको मिला देती है, यानी कि वो फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस कर रही है, तज्ज़िया से आमेज़िश की तरफ जा रही है। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। तो यहाँ पे हमने जो पहला चैप्टर है सीटेट का लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, उससे रिलेटेड सभी अहम बातें बता दी। इससे रिलेटेड और भी मारूजी सवालात हैं जो कि अगले वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप लोगों को उर्दू पेडागोजी की कंप्लीट नोट्स चाहिए और साथ ही साथ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, 7275549890 पर, और आप हमसे सैंपल हासिल कर सकते हैं हमारे नोट्स का। सैंपल में आपको कुछ डिटेल्स दी गई होंगी जिसको फॉलो करके आप हमारे उर्दू पेडागोजी के कंप्लीट चैप्टर वाइज नोट प्लस उर्दू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ हासिल कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।